कहानी एक महत्वपूर्ण गद्य विधा तो है ही, यह हम जानते हैं। उसका संबंध हम सब के बाल्यकाल से प्रकट भी होता है, दिखाई भी देता है, प्रमाणित भी होता है। घर से कहानी शुरू होती है। हमारे अभिभावक, हमारे माता पिता, परिवार के बड़े बुजुर्ग तमाम तरह की कहानियाँ हमें सुनाते रहे हैं बाल्यकाल में, यह हम जानते हैं। मनुष्य भी आवश्यक नहीं कि कहानी लिखना अनिवार्य हो, लेकिन कहानी सोचना, कहानी बनाना, ये उसकी जीवनचर्या का एक हिस्सा तो रहा है। और इसी कहानी को जब विधिवत औपचारिक रूप से लेखन की परिपाटी से जोड़कर हम देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हिंदी कहानी के उद्भव विकास में ये जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी है, इसमें कुछ कहानी आंदोलन जुड़ते चले गए। कुछ समीक्षकों ने, कथा आलोचकों ने इन कहानी आंदोलनों को जब व्याख्यायित किया तो कहा कि एक तो नई कहानी, जैसे नई कविता जुड़ी थी, ऐसे ही नई कहानी भी एक आंदोलन के रूप में हिंदी कहानी जगत में अवतरित हुई। और फिर नई कहानी को भी हम कहाँ तक ले जाएं, इसलिए हमने स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी को, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी को पहले आंदोलन के रूप में जब नई कहानी कहा, तो सन 60 के बाद की कहानी को हमने साठोत्तरी हिंदी कहानी कहा। फिर साठोत्तरी हिंदी कहानी के भी कुछ 10-20 वर्ष निकल गए, तो फिर हमें लगा कि इसको समकालीन हिंदी कहानी भी कह सकते हैं, तो कुछ आलोचकों ने उसे समकालीन हिंदी कहानी नाम दे दिया। और इसी तरह सुविधा की दृष्टि से जब हम साहित्य के इतिहास की सतत क्रिया को, रचना क्रिया को वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, तो उसमें एक सुविधा मुख्य कारण या प्रेरणा या प्रयोजन रहता है। इसीलिए हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल कहा। इसीलिए हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद आदि कहा। और इसी तरह हम नाटक में, कहानी में, निबंध में, उपन्यास में, आलोचना में शुक्ल युग, शुक्ल पूर्व युग, शुक्लोत्तर युग, प्रसाद युग, प्रसाद पूर्व युग, प्रसादोत्तर युग, ऐसा भी हमने कहा। तो कहानी में हमने समकालीन हिंदी कहानी या साठोत्तरी हिंदी कहानी के बाद 7वें दशक की हिंदी कहानी, फिर 8वें दशक की हिंदी कहानी, फिर 9वें दशक की हिंदी कहानी, इस तरह से शीर्षकों में बांट दिया। और अब तो अंतिम दशक की हिंदी कहानी, ऐसा भी, और 21वीं शताब्दी की हिंदी कहानी, 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक की हिंदी कहानी, द्वितीय दशक की हिंदी कहानी, इस तरह के वर्गीकरण भी जब हम करते हैं तो वह सुविधा की दृष्टि से करते हैं। सन 1950 ईस्वी में श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम ही था नई कहानियां। भैरव प्रसाद गुप्त भी हिंदी पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में हमारे सामने आते हैं। नई कविता की तर्ज पर नई कहानी का आगमन हुआ, शुभारंभ हुआ, और प्रेमचंद के बाद की कहानी नई कहानी कहलाई। अब प्रश्न ये कि क्यों कहलाई, इस विवाद को कहानी, लहर, कल्पना, कृति, इस तरह की पत्रिकाओं में खूब विवेचित किया गया, विश्लेषित किया गया। एक चर्चा परिचर्चा का मुख्य आधार ये पत्रिकाएं बन गई। प्रेमचंद के बाद की कहानी को हम नई कहानी क्यों कहें, इस पर डिबेट हुई, विमर्श हुआ, लंबी चर्चा परिचर्चा इन पत्रिकाओं में, चाहे वो कहानी पत्रिका हो, लहर पत्रिका हो, कल्पना पत्रिका हो या कृति आदि पत्रिकाएं हों, इनमें चलती रही। एक यह मुद्दा भी उठाया गया कि प्रेमचंद युगीन कहानी से क्या वास्तव में इस कहानी की पृथकता को, उसके पार्थक्य को हम इस हद तक जाकर देखते या महसूस करते हैं कि उसमें प्रेमचंद युग या उससे पहले की कहानी के बाद एक नई तरह की सोच या दृष्टि या आधार भूमि या कथा वस्तु या पात्र योजना आदि
यानी तात्विक दृष्टि से क्या उसमें समग्रतः नयापन प्रकट होता है? ये मुद्दे, ये प्रश्न बार बार उठे। अनेक कहानी संग्रहों की भूमिकाओं में कहानीकारों ने, आलोचना ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में यह संवाद विचार विमर्श का मुद्दा बना रहा। परिणाम यह हुआ कि छठे दशक के उत्तरार्ध तक आते आते नई कहानी नाम अत्यंत प्रचलित हो गया और एक तरह से उसकी औपचारिक रूप से स्वीकृति भी हो गई। और प्रेमचंद के सुपुत्र श्रीपत राय की प्रसिद्ध पत्रिका कहानी ने सन 1956 के अंक में श्री भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में नई कहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा को पाठक स्वीकृति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक विधिवत घोषणा भी कर दी। डॉक्टर मदान, इंद्रनाथ मदान ने इस संदर्भ में एक रोचक टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि चयन संपादक का, मूल्यांकन नामवर सिंह का, रचनाएं मोहन राकेश की, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी आदि की, अनेक कहानीकारों की, श्री गणेश, श्री धनपत राय का, सबने मिलजुल कर नई कहानी को जन्म दे दिया, इसका पालन पोषण किया और इसे आलोचकों से भिड़ने को छोड़ दिया। ये इंद्रनाथ मदान ने लिखा है। नई कहानी की वैचारिकता मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद के योग से तैयार की गई। इन दोनों विचारधाराओं का संतुलित समावेश इस कहानी में आंदोलन के रूप में उपस्थित हुआ। मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद, इन दोनों के योग से ये इस कहानी की आधारशिला निर्मित हुई। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, महत्वपूर्ण पुस्तक है, चर्चित पुस्तक है, उसमें उन्होंने नई कहानी के बदलाव पर विधिवत विचार करते हुए यह माना भी कि रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण ये वो कहानीकार हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में जैनेन्द्र तथा अज्ञेय के आरंभिक प्रयोगों को ही विकसित करने का काम किया, उसी को गति दी। इसका मतलब हुआ कि इन कहानीकारों की कहानियों में जो विषय वस्तु थी, जो कथानक था, जो कथा दृष्टि थी, उसका बीज वपन जैनेन्द्र और अज्ञेय कर चुके थे और इन्होंने उन्हीं बीजों का पल्लवन पोषण किया, उन्हीं प्रयोगों को गति प्रदान की, विकसित किया। रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध ने तो घटना और चरित्रों के संदर्भ में अपनी सूक्ष्म अनुभव भूमि को, अपने अनुभवों को इन्हीं कहानियों में बुनना शुरू किया। जो कुछ उनके जीवन के अनुभव थे, घटनाक्रम थे, उनको वो इन कहानियों में बुनते चले गए, पिरोते चले गए। पात्रों के विभिन्न घात प्रतिघातों को उन्होंने विषय वस्तु में पिरोया। कैसे युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, मानवता का आचरण बदल रहा है, मनुष्य मनुष्य के प्रति घात प्रतिघात कर रहा है। ये जो प्रतियोगी जीवन शैली शुरू हुई है, ये जो बाजारवादी जीवन शैली शुरू हुई है, ये जो उपभोक्तावादी जीवन शैली प्रारंभ हुई है, इन सब को वो अपनी कहानियों में पिरोते चले गए। रघुवीर सहाय का कहानी संग्रह सीढ़ियों पर धूप तथा कुंवर नारायण का कथा संग्रह काठ का सपना इसके प्रमाण हैं और अलंकारों के आसपास, आकारों के आसपास इसी नई प्रयोगशीलता और क्षमता के परिचायक हैं। तो शीर्षकों में भी आपको एक नवीनता, एक मौलिकता मिलेगी। इस कहानी आंदोलन में मोहन राकेश भी कूदे, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण बन गई। मोहन राकेश हम जानते हैं कि बड़े अच्छे नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार रहे हैं। उनकी कहानियों ने भी एक नई पहल, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा और दृष्टि हमारे सामने रखी। राजेंद्र यादव भी
औपन्यासिक दृष्टि से सारा आकाश बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास उनका रहा। कमलेश्वर ने भी एक से एक बेहतरीन उपन्यास, चाहे वो विभाजन को लेकर लिखे हों, कितने पाकिस्तान जैसे उपन्यासों ने, और ऐसे तमाम रचनाओं के माध्यम से हम कमलेश्वर को देख सकते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह मार्कंडेय ने किया, शिव प्रसाद सिंह ने किया, निर्मल वर्मा ने भी किया, और इस नई कहानी के शिल्प और संरचना को वो बुनते चले गए। नई कहानी व्यक्ति के सत्य को उद्घाटित करने का काम करने लगी। जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मनोविश्लेषणात्मक चुनौतियां हैं, द्वंद्व हैं, दुविधाएं हैं, और बाह्य अनेक कारणों से व्यक्ति अपने को असंतुलित महसूस कर रहा है, इन सारे घटनाक्रमों को, इन सारी वास्तविकताओं को ये कथाकार उद्घाटित करते हैं। यह कहानी कहीं कहीं समाज निरपेक्ष हो जाती है। विशेष रूप से निर्मल वर्मा की कहानियों में हम इसे देख भी सकते हैं। निर्मल वर्मा ने भी एक नई कथा भूमि तैयार की। व्यष्टि और समष्टि के मिश्रित यथार्थ को उकेरने का काम इसी परंपरा में फणीश्वरनाथ रेणु भी करते हैं। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, ये इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए व्यष्टि और समष्टि के अंतर संबंधों को, बूंद और समुद्र के अंतर संबंधों को ये पुनर्व्याख्यायित करते हैं, नई नई दृष्टि से उसकी चर्चा भी करते हैं। एक समय समकालीन भारत का, आजादी के बाद के भारत को देखकर उसकी परिकल्पना करके युवाओं ने जो स्वप्न बुने थे, एक पूरे आकाश की, पूरे क्षितिज की परिकल्पना की थी, वो स्वप्न कुछ कुछ बिखरने लगे, कुछ कुछ टूटने लगे। इसलिए ये जो भारत नया निर्मित हो रहा था, बदलते भारतीय समाज के नए रूप हमारे सामने आ रहे थे, नई समस्याएं, नई चुनौतियां आ रही थीं, एकाकीपन बढ़ रहा था, और एक तरह से व्यक्तित्व का विघटन यह भी होता दिखाई दे रहा था। तो इसको सबको इन कहानीकारों ने बखूबी उकेरने का काम, चित्रित करने का काम किया। अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा था। पूंजी, पैसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, इसकी महत्ता बढ़ रही थी, और पारिवारिक सामाजिक जरूरतों की बढ़ती हुई समाज मनोवैज्ञानिक कहानियों को, स्थितियों को इन कथाकारों ने बड़ी बारीकी से और बड़े प्रभावी अंदाज में, शैली में उकेरने का काम किया। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत एक इसी प्रकार की कहानी है। इस बदलते हुए भारत में माँ बेटे के संबंधों के टूटने की जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको भीष्म साहनी बड़ी कलात्मकता के साथ उजागर करते हैं। माँ कैसे छिपाने की वस्तु बन जाती है पुत्र के लिए। एक चीफ की दावत करनी हो और घर में माँ उसे आउटडेटेड प्रतीत हो, उसे बेकार की वस्तु प्रतीत हो, इस तरह की कथा वस्तु भी बुनी जाने लगी। बेकार, बेकाज भाई और कामकाजी बहन के संबंधों के बदलाव को उषा प्रेमवदा ने भी अपनी कहानियों में जिंदगी और गुलाब के फूल बड़ी खूबी से व्याख्यायित किया। ये जो निष्क्रियता, बेरोजगारी, अकर्मण्यता, ये जो काम की तलाश के कारण पैदा हुई हताशा है, तो बेकाज और कामकाजी के बीच के जो संबंधों को लेकर संघर्ष हैं, बदलाव हैं, उनको भी कहानीकारों ने बखूबी चित्रित किया। वापसी कहानी उषा प्रेमवदा की बहुत लोकप्रिय कहानी हुई। परिवार के विघटन और टूटन की कहानी को हम इस कहानी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही मर्मस्पर्शी रूप में
उषा प्रियंवदा ने इस कहानी को पिरोया है, बुना है, इसकी रचना तैयार की है। यह नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच यानी पुत्र और पिता के संबंधों की टकराहट इसको उजागर करती है। यानी वह कल, आज और कल इनके बीच में जो एक द्वंद्व की, एक संघर्ष की, जिसको हम एज गैप कहते हैं, जिसको हम पीढ़ियों का संघर्ष कहते हैं, वो इस तरह की कहानियों में उद्घाटित होता है। पीढ़ीगत अंतराल के इस धरातल को नई कहानी और नई कहानीकारों ने अपनी वस्तु बनाया, कथा की वस्तु बनाया। नई कहानी का आंदोलन प्रेम संबंधों पर भी प्रचुर मात्रा में कहानियां लिखता है। ये प्रेम संबंध भी बदल रहे हैं। इन प्रेम संबंधों में वह जो एक ईमानदारी, एक निष्ठा, एक समर्पण का भाव था, वह विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। विवाहेतर संबंधों के जो प्रेम हैं वो भी इन कहानियों में समाहित होते जा रहे हैं। इनमें प्रेमजन्य मनःस्थिति, परिस्थितियों से पैदा हुए तनाव, प्रेम की जटिलतापूर्ण चुनौतियां, द्वंद्व, नैतिक संघर्ष, भावनाओं की टकराहट, बदलती मानसिकता, उससे पैदा होने वाली त्रासदी, इन सबको इन कहानियों में इन कहानीकारों ने बड़ी कलात्मकता के साथ चित्रित किया, प्रतिबिंबित किया। ये बखूबी उकेरने की कला इनमें दिखाई देती है। उसमें निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे उल्लेखनीय कहानी है। धर्मवीर भारती की कहानी बन्नो, मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है। निर्मल वर्मा की कहानी अंधेरे में, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, जिस पर बहुत लोकप्रिय फिल्म भी बनी। तो अनुमान लगाएं कि इन कहानियों ने एक नई दिशा तो सुनिश्चित की। उस पुरानी मनोभूमि से, कथाभूमि से कहानी को बाहर निकाला, पात्रों को बाहर निकाला, संवादों की भाषा और शैली में कुछ नवीनता और मौलिकता भरी, तेवर बदले भाषा के। मोहन राकेश ने तो यह बखूबी कर दिखाया। मार्कंडे की कहानी हंसा जाई अकेला, नई कहानी आंदोलन को सशक्त बनाने में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण कहानियां और कहानीकार हैं जिनका उल्लेख किया जाता है। इस आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में नई कहानी की मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती ये महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन को विधिवत प्रतिष्ठित और स्वीकृत कराने वालों में निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा, मनु भंडारी, फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, अमरकांत का नाम भी उसमें उल्लेखनीय है, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म साहनी, नरेश मेहता, राम कुमार वर्मा, गिरिराज किशोर, राजकमल चौधरी, कृष्णा सौबती, महेंद्र भल्ला, सुधा अरोड़ा, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, शिवानी, काशीनाथ सिंह, ये बहुत सारे नाम हैं। अभी इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक नाम इस श्रृंखला में शामिल किए जा सकते हैं। अकहानी का दौर अकविता की तर्ज पर प्रारंभ हुआ। इस कहानी का प्रतिपाद्य था विसंगति बोध और यथार्थता का बोध, व्यर्थता का बोध। विसंगति बोध, यथार्थ और व्यर्थता का बोध। इस कहानी आंदोलन में संबंधहीनता और संबंध भाव के बीच का द्वंद्व है, जहां संबंध बिखर रहे हैं, टूटते परिवेश, जहां संबंधों में दूरियां पैदा हो रही हैं, जहां संबंधों की जो गर्माहट है वो समाप्त हो रही है, नष्ट हो रही है, कम होती जा रही है। पुरानी पीढ़ी को लेकर लिखी गई अकहानी का मिजाज कुछ तीखा और उसका तेवर कुछ सख्त भी है। पति पत्नी के संबंधों में जो बिखराव आता है उसे यह कहानी उग्र रूप से चित्रित करती है। पत्नी के प्रति नफरत का इजहार, क्रोध, बेरुखी का इजहार यह कहानी करती है। दाम्पत्य जीवन के अविश्वास, सतीत्व भाव का लोप, पत्नीव्रत जैसे मूल्यों का विघटन, विवाह जैसी महत्वपूर्ण
सामाजिक सांस्कृतिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगना जैसे कई पक्ष इस कहानी में समाहित होते चले गए। इसे समालोचकों ने निषेध की कहानी भी कहा, यानी जो पारंपरिक मूल्य थे समाज और संस्कृति के, जो जीवन शैली थी, उससे बाहर निकलने, उसे नकारने का सिलसिला इन कहानियों में दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक व्यवस्था, ये भी अविश्वस्त होती चली जाती है और सतीत्व का भाव भी अब प्रश्न चिन्हित होता है, लुप्त होने लगता है। पत्नी व्रत जैसे मूल्य भी अब विघटित होने लगते हैं। और जिस संस्था को हम बहुत श्रेष्ठ संस्था दुनिया की दृष्टि से मानते हैं, वो भारतीय विवाह संस्था है, उस विवाह संस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, मानव मूल्य, साहित्यिक मूल्य, यहाँ तक कि व्यक्ति मूल्य, इन सब का निषेध इस कहानी में मिलता है। ये कहानीकार, इसके पात्र, इसकी कथा वस्तु इन पारंपरिक महत्वपूर्ण बिंदुओं को, मूल्यों को नकार देती है। मूल्यहीनता का ये कहानीकार जीवन की सार्थकता बनाकर, यानी मूल्यहीनता ही जीवन की सार्थकता है। नियमों को तोड़ना, नियमों के विरुद्ध जाना, सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाना, मर्यादा को तोड़ना, ये इस कहानी और कहानीकार का मुख्य मुद्दा बन जाता है। अकहानी, विसंगति बोध की कहानी, त्रासद स्थितियों की कहानी, अकेलेपन की कहानी, टूटन और विघटन बिखरन की कहानी, मृत्यु बोध की कहानी, लिजलिजेपन की कहानी, ये इस युग और इस समाज के जीवन के नग्न यथार्थ को चित्रित करने वाली कहानियां बन जाती हैं। इस तरह देख सकते हैं कि यह कहानी जीवन मूल्यों के विरोधों की कहानी है। यह मानव पीड़ा और अस्तित्व बोध को व्यक्त करने वाली कहानियां हैं। यह नारेबाजी और घोषणा पात्रों को दिखावटी कहानी के रूप में प्रस्तुत करने वाली कहानियां हैं। यह कथा तत्व का भी विरोध करती हैं। यह कहानी के तात्विक विवेचना का भी विरोध करती हैं। ये रोजमर्रा के जीवन की कुछ सहज घटित संदर्भों और संवेदनाओं को जकड़ पकड़ कर चलना चाहती हैं। यह अनेक विशृंखल कथाओं की एक श्रृंखला में प्रस्तुति की कहानियां भी दिखाई देती हैं। यह जीवन की कलात्मकता को अस्वीकार करते हुए सहज स्वाभाविकता पर अति बल देने का काम करती हैं, यानी एक तरह से शास्त्र विरोधी कहानियां प्रतीत होती हैं। ये वह जो कलात्मकता जिसकी हम प्रशंसा करते रहे, जिस पर हम गर्व करते रहे, ये उस कलात्मकता को नकारने का काम करने वाली कहानियां हैं। और सहजता स्वाभाविकता के नाम पर ये एक नई दिशा की ओर ले जाने वाली कहानियां हैं। ऐसे कहानीकारों में ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, गंगा प्रसाद विमल, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, शानी, विजय मोहन, योगेश गुप्ता आदि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं। इस आंदोलन की प्रसिद्ध कहानियों में ज्ञान रंजन की फैंस के इधर और उधर शेष होते हुए संबंध, पिता, कलह, सीमाएं और छलांग आदि कहानियां हैं। दूधनाथ सिंह की रीछ, सपाट चेहरे वाला आदमी, दुस्वप्न, प्रतिशोध, आइस, वर्ग ऐसी कहानियां हैं। रविंद्र कालिया की काला रजिस्टर, अकहानी, क ख ग, 9 साल छोटी पत्नी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। श्रीकांत वर्मा की शव यात्रा, संवाद और झाड़ी आदि कहानियां हैं। काशीनाथ सिंह की सुबह का डर, लोग बिस्तरों पर तथा अपने लोग। गंगा प्रसाद विमल की बीच दरार, विध्वंस, मृत्यु भोग। रमेश बख्शी की पिता दर पिता। विजय मोहन की भीड़ के बाद टट्टू सवार, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। सचेतन कहानी आंदोलन को कुछ लोग फ्रांस और जर्मन से आयातित कहानी आंदोलन मानते हैं। एक्टिविस्ट मूवमेंट के रूप में इसको स्वीकार किया गया। डॉक्टर महीप सिंह ने संचेतना पत्रिका के माध्यम से, उसके संपादन के माध्यम से दिल्ली लेखक मंडल को तैयार किया और इस आंदोलन को खड़ा किया। इस आंदोलन की कहानीकारों ने, इस कहानी से जुड़े हुए कहानीकारों ने नई कहानी के मैनरिज्म का विरोध किया और अकहानी की मूल्यहीनता,
व्यक्तिपरकता से मुक्ति दिलवाने की कोशिश की। डॉक्टर महीप सिंह इसे जीवन जीने की एक विशिष्ट जीवन दृष्टि बताते रहे। यह सचेतनता का सक्रिय जीवन बोध लेकर आई। इस तरह सचेतन दृष्टि मनुष्य को संपूर्णता में देखने के पक्षधर रही। यह कहानी परिवेश के प्रति पूर्णतः समर्पित कहानी रही। इस आंदोलन की कहानियों में मानवीय संबंधों और मूल्यों के विघटन को महानगरीय परिवेश से जोड़कर वर्णित करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर समझौतेवादी दृष्टि को महानगरीय जीवन शैली ने मनुष्य को संवेदना शून्य बनाया, गैर रोमांटिक बनाया, गुस्से और आक्रोश से जोड़ दिया, विद्रोह का भाव पैदा किया, यौन संबंधों को उसकी महानता के साथ चित्रित किया। इन सब को इन कहानियों ने उकेरा। इस आंदोलन के विषय में डॉक्टर आदर्श मिश्र ने कहा भी कि सचेतन कहानी का मनुष्य विवश है, यौन ग्रंथियों से पीड़ित है, मानवीय यातनाओं और द्वंद्वों से ग्रस्त है, किंतु उन्हें समर्पित नहीं, सबको भोगता हुआ कहीं उससे छूटने की तड़प भी उसमें विद्यमान है। कह सकते हैं कि इन कहानियों में सहजता और सादगी तो है। वे अकेलेपन को अजनबीपन के साथ चित्रित तो करती हैं, लेकिन कोई मूल्य प्रस्तुत नहीं करती। महीप सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, राजकुमार भ्रमर, कुलभूषण, सुखबीर, जगदीश चतुर्वेदी, ये इस तरह के कहानीकार रहे। और फिर समांतर कहानी, सक्रिय कहानी आदि आंदोलन यह भी आते रहे, जिनकी चर्चा फिर हम बाद में करेंगे। आपसे इस विषय को विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं, अनुमति दीजिए। नमस्कार।